सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के अंदर और हमारे फेसबुक पेज के अंदर। देखिए, हमारा ये पहला पार्ट है मानव शरीर व स्वास्थ्य और हम आज इस यूनिट को आरंभ करने वाले हैं। ये जो हमारा यूनिट है ये टोटल 4 अंक का है, ये ध्यान रखना है। ये कितने अंक का है? तो ये 4 अंक का यूनिट है। इसके अंदर कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। समझिएगा, सबसे पहले जो पहली परिभाषा रहती है इस पाठ के अंदर वो पूछा जाता है पोषण के बारे में कि पोषण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोषण का मतलब हमारे द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण किया गया भोजन जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहां से भोजन के रूप में उसे अपन कह देंगे पोषण। पोषण का आगे अगर अपन डिवाइडेशन करें, इसका अगर विभाजन करें तो ये पोषण 2 प्रकार का होता है। एक पोषण होता है सुपोषण, एक पोषण होता है सुपोषण और एक पोषण होता है कुपोषण। सुपोषण का मतलब है कि ऐसा पोषण जिसके अंदर भोजन के सभी घटक प्रेजेंट हो। भोजन में कुल कितने घटक होते हैं? तो भोजन में टोटल 7 घटक होते हैं। अगर भोजन में 7 के 7 घटक प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे हमारा भोजन कैसा भोजन है? सुपोषण है भोजन वो। अगर हमारे भोजन में ये 7 के 7 घटक प्रेजेंट नहीं है, इनमें से 1-2 भी अनप्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो भोजन जो है वो कुपोषण है, या जो व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा वो कुपोषण का शिकार होगा, वो व्यक्ति कुपोषित होगा। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी परिभाषा पे। ध्यान दीजिए, यहां पे आहार, कि आहार क्या होता है? आहार का मतलब है भोजन। आहार का मतलब क्या है? आहार का मतलब है भोजन। और आहार का डिवाइडेशन भी हम 2 रूप में करेंगे। इसका 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। एक आहार होता है संतुलित आहार, एक आहार होता है संतुलित आहार और एक आहार होता है असंतुलित आहार। तो इसी में भी आप वही चीज याद रखोगे कि ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें सभी के सभी घटक प्रेजेंट हो, संतुलित आहार है। ऐसा आहार जिसमें सभी के सभी घटक प्रेजेंट नहीं हो, उसे अपन कहते हैं असंतुलित आहार। इसके बाद देखिए, अगर हमारे भोजन में 7 के 7 घटक प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खाद्य रेशे, जल, ये अगर प्रेजेंट नहीं है, इनमें से एक भी अनप्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ विकार पैदा हो जाएंगे। विकार का मतलब है रोग। विकार पैदा हो जाएंगे, रोग पैदा हो जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम वहां पे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। अब कुपोषण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि विटामिन कुपोषण है, प्रोटीन कुपोषण है, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण है, या खनिज लवण कुपोषण है। कई प्रकार के कुपोषण हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं अगर हम रेगुलरली संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो रोग हो जाते हैं कुपोषण के कारण। बात करें कुपोषण की तो इसकी मैं कई पार्ट बता चुका हूं कि कुपोषण आपका प्रोटीन कुपोषण हो सकता है, विटामिन कुपोषण हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण हो सकता है, या फिर खनिज लवण कुपोषण हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुपोषण के पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट हमारा रहता है कार्बोहाइड्रेट कुपोषण। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण ये हमारा पहला पार्ट है कुपोषण का। और कार्बोहाइड्रेट कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? कार्बोहाइड्रेट कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? एकमात्र यही चीज पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट कुपोषण के कारण हमारे शरीर के अंदर होता है एक रोग जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये एक रोग है जो कार्बोहाइड्रेट कुपोषण के कारण हो जाता है। दूसरा बात करते हैं हम विटामिन कुपोषण की।
दूसरा कुपोषण कौन सा होगा? तो दूसरा कुपोषण यहां से है विटामिन कुपोषण। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी लंबा है और इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन कुपोषण की अगर बात करें तो टोटल यहां पे कई विटामिन कुपोषण होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से लेंगे। यहां पर देखिए, एक होता है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला कुपोषण, विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला कुपोषण, विटामिन ये B1 हम ले सकते हैं, ये B2 हम ले सकते हैं, और विटामिन B3 ले सकते हैं, और ये है विटामिन C, और ये हो गया विटामिन D। यानी कि विटामिन कुपोषण के अंदर हम विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन B1 की कमी से, B2 की कमी से, B3 की कमी से और विटामिन C तथा D की कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग हैं जो इनकी कमी से, इनको न लेने से हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन तो बहुत कम मात्रा में लेने की जरूरत है, लेकिन लेना जरूरी है। इसकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त होती है, लेकिन इसका शरीर के अंदर होना अति आवश्यक है। चलिएगा, विटामिन ए का हम सबसे पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, इस प्रकार से विटामिन B2, B3, C और D का रासायनिक नाम क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमें रासायनिक नाम का ज्ञान होना जरूरी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आप याद रखेंगे, विटामिन ए का नाम होता है रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगर विटामिन B1 की बात करें तो B1 का नाम होता है थायमिन। जी हां, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये हमारा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो गए कुल मिलाकर 6 विटामिन और 6 विटामिनों के रासायनिक नाम। अब हम देखेंगे कि इन विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। चलिएगा, हम इन रोगों का अध्ययन करते हैं कि रेटिनॉल की कमी से कौन सा होता है, थायमिन की कमी से कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा होता है, नियासिन की कमी से कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा होता है, और कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेटिनॉल की कमी के कारण होने वाला रोग, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग। तो विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी के कारण होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। रतौंधी का मतलब है रात में दिखाई नहीं देना, रात में बिल्कुल अंधकार सा छा जाना। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को रतौंधी रोग हो गया है। बात करें हम विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होने वाला रोग, तो आपको ध्यान देना है बेरी। कौन सा रोग होता है? तो होता है बेरी रोग। इस बेरी रोग की क्या विशेषता है कि हृदय धड़कन की जो गति है वो स्लो हो जाती है, मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। ये कारण क्या है इसका? B1 या थायमिन की कमी। आगे बात करते हैं विटामिन B2 की कमी के कारण होने वाला रोग। अगर आपको इसका रासायनिक नाम याद है, B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। तो ये राइबोफ्लेविनोसिस जो है ये एक रोग है जो विटामिन B2
अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा। इसके बाद है विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और यहां पे मसूड़ों के अंदर खून आना, ये इस रोग का एक मुख्य लक्षण है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसके लक्षण कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, बिल्कुल मुलायम या कोमल हो जाती है, जिसके कारण शरीर की जो अंग है, जो शरीर की हड्डियां हैं उसमें विकृति आ जाती हैं, या जो हमारे घुटने हैं वो पास पास में आ जाते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं किसके कारण? कैल्सीफेरॉल के कमी के कारण होने वाले रिकेट्स रोग के कारण। तो ये तो था हमारा विटामिन कुपोषण का एक अच्छा सा पार्ट, जिसको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं अगला कुपोषण, और अगले कुपोषण का प्रकार है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो लिखना भी जरूरी है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। प्रोटीन कुपोषण के कारण मुख्यतया 2 रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग हो जाते हैं, दोनों रोग अपन पढ़ेंगे। एक रोग होता है क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर याद रखना है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि विटामिन की प्रोटीन की कमी के कारण जो पहला रोग होता है वो होता है क्वाशियरकोर, और प्रोटीन की कमी से जो दूसरा रोग होता है वो होता है मेरिस्मस। वो होता है मेरिस्मस। तो एक रोग तो हो गया क्वाशियरकोर और दूसरा रोग क्या हो गया? मेरिस्मस हो गया। क्वाशियरकोर रोग कब होता है? जब हम प्रोटीन प्रॉपर वे से नहीं लेते हैं। जब प्रोटीन प्रॉपर वे से हम नहीं लेंगे देन रोग हो जाएगा क्वाशियरकोर। और अगर हम प्रोटीन के साथ में एनर्जी भी नहीं ले रहे हैं, अगर प्रोटीन के साथ में हम एनर्जी भी नहीं ले रहे हैं तो हो जाएगा मेरिस्मस। इतना अंतर ध्यान रखना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर, प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन तथा एनर्जी की कमी से मेरिस्मस। इतना तो आपको याद रखना है। इसके बाद इन रोगों के लक्षण पूछे जाते हैं कि क्वाशियरकोर रोग के क्या लक्षण होते हैं, मेरिस्मस रोग के क्या लक्षण होते हैं। क्वाशियरकोर रोग के आपको लक्षण याद रखने हैं कि मान लो ये बच्चा है, तो ये बच्चे का मान लो पेट है तो पेट फूल जाता है। सबसे पहले इसका पेट फूल जाता है। दूसरा याद रखोगे कि भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। तीसरा याद रखोगे शरीर पीला पड़ जाता है, पीला पड़ने के बाद शरीर सूख जाता है, काला पड़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ये लक्षण किसके हैं? क्वाशियरकोर रोग के लक्षण है कि शरीर का जो पेट है वो फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, शरीर पीला पड़ जाता है, सूख कर कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये है लक्षण किस रोग के? क्वाशियरकोर रोग के। आगे हम बात करते हैं मेरिस्मस रोग के लक्षण की, कि उस व्यक्ति में ये लक्षण है तो हम कहें कि मेरिस्मस हो गया। तो जब व्यक्ति का शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाए, शरीर सूख जाए, देन हम कहेंगे वो मेरिस्मस रोग का शिकार हो चुका है। तो इतनी चीजें आप प्रोटीन कुपोषण के अंदर याद रखें, क्योंकि बिल्कुल छोटी चीजें हैं, इसको आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आगे हम बात करेंगे खनिज लवणों के कारण होने वाले कुपोषण के बारे में, और ये जो है वो कुपोषण का लास्ट पार्ट रहता है। खनिज लवण की कमी से होने वाले कौन कौन से विकार होते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में कौन कौन से खनिज लवण हैं जिनकी महती आवश्यकता होती है, वो आप याद रखें। एक सीक्वेंस से, क्रम से, जब तक क्रम नहीं करोगे याद नहीं होगा। सबसे पहले आप देखें, यहां पर आप याद रखोगे सोडियम, फिर याद रखोगे पोटेशियम, फिर याद रखोगे कैल्शियम।
कैल्शियम के बाद यहां पे याद रख लेना आप फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आप याद रख लेना यहां पे फेरस, और फेरस के बाद याद रख लेना आयोडीन। इस क्रम में याद रखना। पहला कौन सा खनिज हो गया हमारा? सोडियम हो गया, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा फास्फोरस, पांचवा फेरस, छठा आयोडीन। अगर ये हमारे शरीर के अंदर नहीं हो, अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फेरस या आयोडीन ये हमारे शरीर में अगर नहीं हो तो कौन कौन से विकार हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम को, कि सोडियम की हमारे शरीर के अंदर क्या आवश्यकता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशी संकोचन होता है या जो तंत्रिकीय आवेग संचरण होता है, इसका नियमन और नियंत्रण कौन करता है? सोडियम व पोटेशियम करते हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इन दोनों की अगर कमी हो जाएगी तो तंत्रिकीय आवेग संचरण नहीं होगा, और दूसरा मांसपेशियों के अंदर संकोचन की जो अवस्था है वो नहीं होगी। तो ये आपको याद रखने हैं सोडियम और पोटेशियम की कमी के कारण होने वाले विकार। बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमेशा विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करता है। विटामिन डी है और विटामिन डी के साथ जो ही कैल्शियम मिलेगा तो हमारे शरीर की हड्डियों को क्या करते हैं? वो मजबूत करते हैं। कब मजबूत करते हैं? जब कैल्शियम विटामिन डी के साथ में संयोग करता है तो वह हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसी प्रकार से कैल्शियम के साथ में फास्फोरस जब मिल जाता है तो वो हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं। कैल्शियम के साथ में फास्फोरस मिलता है, विटामिन डी के साथ में कौन मिल रहा है? कैल्शियम मिल रहा है, और कैल्शियम के साथ में कौन मिल रहा है? फास्फोरस मिल रहा है। लेकिन सबका काम क्या है? विटामिन डी का काम, कैल्शियम का काम और फास्फोरस का काम, इन तीनों का काम है हड्डियों को मजबूत करना। डी के साथ कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम के साथ फास्फोरस मिलता है, काम इनका एक ही है, हड्डियों को मजबूत करना। और बाद में हम पढ़ेंगे फेरस। अगला हमारा खनिज लवण कौन सा है? फेरस है। और फेरस का काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के स्तर को नियमन करना, हीमोग्लोबिन का स्तर नियमित रखना। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर फेरस की कमी है तो हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन हो जाएगा, जिससे रक्त ऑक्सीकरण, उत्तक ऑक्सीकरण के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कत आएगी। और अंत में हम पढ़ेंगे आयोडीन। और आयोडीन की कमी से आप सभी जानते हैं कौन सा रोग हो जाता है भाई? घोंगा, घेंगा, या इसी को हम कहते हैं गलकंड रोग। गलकंड रोग, घेंगा रोग या घोंगा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है, एक डिसीज है, इसको आप ध्यान रखें। लेकिन इसका प्रॉपर वर्क क्या है, इसका प्रॉपर कार्य क्या है? वो है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करना। क्या काम करता है यह? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन करता है? आयोडीन करता है। दोस्तों, ये हमारा था कुपोषण के कारण हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के कुपोषण, और इन कुपोषण के कारण कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं, कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर डिसीज हो जाते हैं, इसको हमने बड़े अच्छे से और संयमता से समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फेसबुक पेज को लाइक कर दें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत हजार बार धन्यवाद।